हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपको तो पता ही होगा कि जब से हमने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करना स्टार्ट किया है, आज नहीं 2 साल हो गए हैं दोस्तों। तब से बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने भी सेम काम को स्टार्ट कर दिया है कि आपको ग्लोबल बताएंगे, FIIs DIs का डेटा बताएंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे। बट मैं खुश हूँ, एक समय जब ग्लोबल इकोनॉमी को लोग कहते थे कि नहीं नहीं, प्राइस एक्शन के अलावा कुछ भी काम नहीं करने वाला है मार्केट में, क्या होता है ग्लोबल, क्या होता है। कुछ विध्वंसक लोगों ने वीडियोस भी बनाई थी कि भैया FIIs का डेटा देख, तो ये देखो वो देखो। लेकिन आज वही हर यूट्यूबर कॉपी कर रहा है, हर इन्फ्लुएंसर कॉपी कर रहा है। बट मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम आप उसी के भरोसे कुछ सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो। तो अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात क्यों करते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मार्केट इस पूरे हफ्ते कैसे काम करेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग का प्रेम कमेंट ऐसे ही मिलता रहेगा। हमेशा हम अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि सीखते रहना हमेशा चाहिए। देखो, ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल व्यू देता है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी आगे परफॉर्म कर सकता है, किस तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकता। सिंपल सा जवाब इसका ये है कि अगर किसी एक गांव में आग लगी है तो वो आग फैलती है और फैलने से दूसरे तीसरे चौथे गांव तक भी आग पहुंचते हैं। उसी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी डिसरप्शंस होते हैं उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है अपने भी इंडियन इकोनॉमी पे। तो इसीलिए हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हैं, समझते हैं और उस पर काम भी करते हैं। तो सबसे पहले आज दूसरा हफ्ता है, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है देश दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन उसके पहले अगर आप सब लोगों ने वो स्विंग ट्रेडिंग वाली कोर्स पा गए हो, नहीं पाए हो, मंगलवार या सोमवार तक पा जाओगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए और लर्निंग के साथ अर्निंग करना शुरू करिए। अब सबसे पहले जो मेजर क्राइसिस है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्राइसिस हमारा रेड सी क्राइसिस। जैसा मैं बार बार आपको बताया हूं, रेड सी क्राइसिस 4 महीने आज हो गए हैं, ठीक है, 4 महीने आज हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है। और सोर्सेस की माने तो ये जो रेड सी क्राइसिस है ये और डीपेन हो रहा है, धीरे धीरे और बढ़ रहा है। बहुत सारे मतलब आप देखोगे तो इस समय बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं वो अपने कच्चा तेल हो, गेहूं हो या मान लो चावल हो या इस तरीके की जितने भी कमोडिटीज एक्शंस हैं उस पर वो रेट बढ़ा चुकी हैं। हालांकि अभी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा इसको बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 4 महीने से कोई एज इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये रेड सी क्राइसिस लंबे तौर तक रहती है तो आप देखेंगे कि फ्राइट रेट बढ़ चुके हैं, किराए बढ़ चुके हैं। आप देखोगे कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं। और जब भी किराए बढ़ेंगे तो कंज्यूमर को महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। और जब कंज्यूमर महंगी चीज़ें खरीदेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका जो मार्केट है, चाहे वो आपका इंडियन मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, वो नीचे जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कमोडिटीज बढ़ने के सबसे बड़े मेजर कारण होते हैं इंडियन मार्केट नीचे जाएगा, कोई मार्केट नीचे जाएगा। तो अब समस्या कहाँ है मैं आपको समझाता हूं। समस्या ये है ना कि वार का जो सिचुएशन है वो स्थिर नहीं हो रहा है। वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और वार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आने वाले 1 साल 2 साल में US चाइना के ऊपर वार कर दे, चाइना हमारे ऊपर वार कर दे, हम चाइना के ऊपर वार कर दे। तो टेंशन जो जियोपॉलिटिकल है, एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये वाला जो है ये बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है और ये बहुत बड़े चिंता का कारण है। चाहे वो रेड सी क्राइसिस हो, चाहे US और हमास का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध हो, ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। भले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 महीने या 2 साल से कोई युद्ध चल रहा है तो हम क्या करते हैं उसके बारे में बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभार ये चीजें धीरे 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 करते करते फैटल बन जाती हैं, घातक बन जाती हैं। तो इस पर एक नजर रखिएगा। रेड सी क्राइसिस एक बहुत ज्यादा मेजर इश्यू क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। भगवान करे जल्दी से सही हो जाए। आगे की न्यूज के बारे में चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बतानी थी, वो देखिए क्या है। ये न्यूज है OECD, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट है। उन्होंने एक फोरकास्ट रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने एक कुछ पॉजिटिव साइन दिया है। उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट मोर इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने लोअर किया है। अब इन्फ्लेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल से समझिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जलन।
इकोनॉमिक्स के अंदर जलन कितना है। तो अगर इकोनॉमिक कूल डाउन होती है, ठंडे दिमाग से सोचती है, तो इकोनॉमी अच्छी चलती है। जलन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी जो OECD ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि हम भाई थोड़ा सा फॉरकास्ट कर रहे हैं कम इन्फ्लेशन का, यानी ये हमारे लिए सुपर पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लाना है, इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमीज के जो इन्फ्लेशन फॉरकास्ट है वो चेंज हो रहे हैं। 2024 इन्फ्लेशन फॉरकास्ट चेंज वर्सेस नवंबर 2025 इन्फ्लेशन फॉरकास्ट चेंज वर्सेस नवंबर फॉरकास्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेजर इकोनॉमी के अंदर अपना इंडिया भी है। अभी इंडिया का इन्फ्लेशन 4.9 था इस बार का प्रोजेक्शन, इसमें बोला जा रहा है कि आने वाले समय में 0.4 से वेरी होगा। धीरे धीरे करके आप देखोगे यूएस की इकोनॉमी, यूरो, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, कनाडा, चाइना, सबको थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो ये एक मेजर न्यूज़ है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो यहाँ आपको नहीं दिख रही, मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी ये जो है ये एक प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब आज मैं आपको समझाता हूं, ये प्रोजेक्शन ऐसे चुटकी बजाने में चेंज हो जाएगा। कैसे? सिर्फ कोई एक कंट्री किसी मेजर कंट्री के ऊपर आक्रमण कर दे, कुछ ऐसा हो कि रेड सी कहीं टेंशन बढ़ जाए, तो फॉरकास्ट देखकर कभी एक साथ ये मत कहना कि नहीं मैं तो पूरा पैसा झोंक दूंगा शेयर मार्केट में, या तो मैं तो पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर सुधार का समय है, तो देख के काम करिएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा मेजर चीज आया हुआ है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हम रेट कट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रेट कट तो मानो छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक लेफ्ट इंटरेस्ट रेट एट अ 12-ईयर हाई, 12-ईयर हाई पर उनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, एंड साइंड फर्दर टाइटनिंग रिमेन्स। तो अभी हम यूएस की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अब तो रेट कट होगा, लेकिन वही बात हो गई, आग कहीं और लगी है, वो आग कहीं फैल न जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई या यूएस फेड आने वाले 3-4 महीनों में भी रेट कट करने की बात कर पाएंगे। तो एक जो ये छोटा सा क्लू है ना, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना, क्योंकि रेट कट करने की संभावना अभी तो नहीं है। देखो संभावना कब होती, कोविड ने सब कुछ बिगाड़ा, ठीक है। माफ करिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, लंबी लग रही होगी, लेकिन मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना। उसके बाद मैं आऊंगा इंडियन मार्केट पे आऊंगा, चार्ट पर आऊंगा, लेवल्स पर आऊंगा, मार्केट एनालिसिस पे आऊंगा, कल कैसे ट्रेडिंग करूं उस पर भी आऊंगा। बट थोड़ा सा मेरी बातों को बियर कर लिया करो, क्योंकि मेरे अंदर जो मैं पढ़ा रहता हूँ सोचता हूँ आपको दे दूं, एज इट इज दे दूं। अब कोविड क्या किया, पूरे के पूरे इकोनॉमिक को उठाकर पटक दिया। अब धीरे 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 सारी इकोनॉमीज रिवाइव हो रही हैं, इंडिया रिवाइव हो रही है, यूएस, चाइना, जापान, सब। लेकिन फिर बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये जो युद्ध है, लड़ाइयां हैं, ये इकोनॉमिक को फिर से टम्बल्ड कर दी। तो ये एक मेजर रीजन है कि भैया जल्दी से वार नहीं खत्म होगा, तो रेट कट तो आप भूल जाओ, जो अभी पॉज हो रहा है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगा हाइक होना। तो बहुत पैनिक मोड में अभी पूरी की पूरी कंट्रीज है। एनालिस्ट बहुत ध्यान से देख रहे हैं। बीती रात अगर आपने हॉकिस स्पीच आरबीआई गवर्नर ऑनरेबल गवर्नमेंट दास साहब का सुना होगा, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि हम खुद नहीं बता सकते हैं कि रेट कट कब होगा। तो ये हॉकिस स्पीच कहलाती है, ये निगेटिविटी से भरी हुई स्पीच कहलाती है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो यहां पर लिखा भी है कि इंडिया केप्ट रेट्स स्टडी बट मेंटेन्ड अ हॉकिश पॉलिसी स्टैंड। थाईलैंड, आइसलैंड, सर्बिया, युगांडा, पोलैंड, मेक्सिको आल्सो लेफ्ट रेट्स अनचेंज्ड। केन्या हाइक्ड बाय मोर देन एक्सपेक्टेड। नाइजीरिया रेज्ड इंटरेस्ट रेट ऑन शॉर्ट टर्म डेट। द केस रिपब्लिक एंड पेरू कट्स द रेट। ओके, उसके बाद जो रेड सी वाला टेंशन है उसको एक बार फिर से मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूं। मेजर शिपिंग कंपनीज आर वार्निंग दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन इन रेड सी इज कंटिन्यूइंग टू डिटोरेट डिस्पाइट एफर्ट्स बाय द वेस्ट टू लिमिट अटैक्स बाय येमेन्स हाउथी रिबल्स। अब बात वही है कि भैया रेड सी का टेंशन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, जबकि यहाँ पर वेस्ट ने बिल्कुल बोला है कि भैया हम सिक्योर करेंगे, हम वार को कम करेंगे, रोकेंगे, लेकिन वो टेंशन बढ़ रहा है। द शिपिंग कंपनीज perceptions of risk matter because they are what will dictate when vessels return to the region. All of the owners said they will continue to reroute their ships until it is safe to travel the Red Sea. तो रेड सी एक कुछ इलाका है, अगर आप मैप पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, हालांकि मैंने फोटो में आपको पहले दिखाया था। तो अभी मेन इसका इफेक्ट देखो कहीं पर भी नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रूट अवेलेबल। ठीक है, भले थोड़ा फ्राइट का खर्चा बढ़ रहा है। सिंपल सी बात समझो कि मान लो मैं 5 किलोमीटर जाने के लिए ये पाथ ट्रेवल करता हूं, अब मुझे 5 किलोमीटर जाने के लिए
15 किलोमीटर का पाथ ट्रेवल करना है। तो अभी मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, यहाँ अटैक हो रहा है, यहाँ अटैक नहीं हो रहा है, बट वो जो फ्राइट है, वो जो किराया है वो बढ़ गया। लेकिन अब अगर यही जो ये कुछ व्यक्ति हैं या कुछ संगठन हैं, ये अगर यहाँ भी बैन कर दिए, यहाँ भी बैन कर दिए, यहाँ भी, और अगर ये सप्लाई चेन को ही रोक दिए, तब वो बहुत बड़ा मेजर इशू होगा जो आने वाले समय में देखा जाएगा किस तरीके से उसको इंडियन इकोनॉमी या बाहर की इकोनॉमी ले रही है। आगे चलते हैं, चाइनीज कंज्यूमर प्राइस डिफ्लेशन डिपेंस। अब चाइना कुछ समय के लिए लोन को या अपने जो टैक्सेस है उसको कट किया, तो चाइना की इकोनॉमी बढ़ी। बट ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है कि जब भी आप किसी अनदर मेजर को यूज करेंगे, किसी शॉर्टकट को यूज करेंगे, तो ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। तो चाइना का भी वही हाल हुआ। आप देखोगे चाइनीज कंज्यूमर प्राइस ड्रॉप्ड 0.8 लास्ट मंथ, द मोस्ट सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पेलिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू स्टेप आउट सपोर्ट फॉर स्टम्बलिंग इकोनॉमी रिबाउंड, दैट्स रोलिंग मार्केट। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हालत सुधर रही है, कंज्यूमर थोड़ा सा प्राइस इंडेक्स गिरा है, बट अभी भी चाइना के लिए दिक्कतें बड़ी हैं, इतना आसान नहीं है। इनका जो रियलिटी सेक्टर वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। इतनी इमारतें, इतने फ्लैट्स, इतने सब कुछ बना के रखे, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ मेरे पास आपके लिए था। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, किस तरीके से यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक रहने वाला आने वाले समय में। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। जैसा मैं बार बार बोला उसके ऊपर मैं फिर से आ जाता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो कल की हमारी एनालिसिस थी कि अगर मार्केट 45,500 के ऊपर निकल के सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम 45,600 और 45,700 का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आपको पिछले दिन यानी फ्राइडे को आपको दिखा होगा कि हमने दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिए थे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इस चीज़ को मैं हमेशा अपने टेलीग्राम में या अपनी वेबसाइट पर डालता रहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं अभी भी फेक टेलीग्राम में जुड़े हैं। दोस्तों मैं आपसे एक अपील करूंगा, हमारे टेलीग्राम में आप तभी जुड़ें जब आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक खोजें। हमारे टेलीग्राम पे 1.87 लाख ऑफ फॉलोअर हैं और किसी भी तरीके से हम आपसे 1 रुपया नहीं मांगते, हम आपसे 1 रुपया का UPI नहीं मांगते, हम आपसे कभी भी गारंटी रिटर्न एडवाइजरी सर्विसेज, प्रॉमिसिंग सर्विसेज नहीं देते। हम सिंपल एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट iitntraderpro.in पर मिलता है। कभी किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको कोई सवाल होता है पहले आप वेरीफाई करें, मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे जाएं, यूट्यूब पर जाएं, कमेंट करें। बिना वेरीफाई किए 1 रुपया 1 UPI नहीं करना है। कोई बंदा अगर आपसे UPI मांग रहा है तो वो पक्का फ्रॉड है, क्योंकि कंपनीज हमेशा आपसे वैलिड तरीके से पेमेंट लेंगी। तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर है, इसको याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि मार्केट का आउटलुक क्या है। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी के अंदर दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो तरीका है चलने का वो थोड़ा बायस्ड भी है इलेक्शंस को लेकर, तो मैं उस पर अभी ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दूंगा। बस मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए 2 चीज़ों पर बहुत खास ध्यान रखिएगा। पहला ये है कि मार्केट बार बार 46,000 के लेवल से रीबाउंड मार रहा है, यानी 46,000 कुछ तो पेन एरिया है मार्केट के लिए जिस पर हमें नज़र बना के रखनी है। और अगर मार्केट के अंदर अभी मेरा जो व्यू है वो ये है कि अब अगर मार्केट नीचे, देखिए 1 बार मार्केट, 2 बार, 3 बार, 3 बार के बाद अगर मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, और अगर मार्केट 3 बार से 1, 2, 3, 4 बार के बाद अगर अब मार्केट इस तरीके से इसको निकालता है जो कि हमारा 46,040 का लेवल है, तो मुझे लगता है कि मार्केट अगेन 46,250 एंड 46,500 के लिए जाएगा। बिकॉज ये जो एरिया आप देख रहे हो ये एरिया बहुत ज़्यादा पैनिक एरिया था, ठीक, बट मार्केट बार बार पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहा है नीचे से। एक लो मार्केट ने बनाया है 44,850 का। अब अगर मार्केट धीरे धीरे, अगर कल मार्केट मान लो मंडे के दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है, 45,750 के ऊपर रहता है, तो पहला टारगेट आप देख सकते हो 45,800 का और दूसरा टारगेट देख सकते हो 45,950 का। मुझे ये लगता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर की राह निकालनी होगी और 46,000 को तोड़ के 46,250 और 46,500 का टारगेट यहाँ पर अचीव करेगा मार्केट। लेकिन अगर मार्केट कल का लो मतलब आज का लो, कल का जो हमारा बेस पॉइंट था 45,000 का,
अगर मार्केट उसको तोड़ता है 45,500 का, अगर मार्केट उसको तोड़ता है तो फिर हमें एक और पैनिकनेस देखने को मिल सकती है जो कि 45,200 और 45,000 के टारगेट को अचीव करा सकती है। कैसे? देखिए, हम लोगों ने इसी पे डिस्कशन किया था कल के दिन, यानी फ्राइडे के दिन हम लोग इसी पे काम किए थे। आज हम मार्केट के अंदर ये मान के चल रहे हैं कि 45,750 के ऊपर हम थोड़ा बुलिश व्यू बना के रखेंगे। प्लीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल प्रेडिक्शन पर्पस, दिस डजंट एम्पलीफाई और गारंटीड एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट्स इन योर मार्केट ड्यूरिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज वेरी हाई रिस्की प्रोफाइल। आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर कंसल्ट करें। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, डिस्क्लेमर बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हो सकता है जो मैं एनालिसिस दे रहा हूं उस पर मैं भी अपनी पोजीशन बना रहा हूँगा, तो डिस्क्लोजर भी मैंने आपको साथ साथ में दे दिया। ओके, द सेकंड थिंग इज कि अगर मार्केट 45,500 के नीचे कल के दिन ट्रेवल करता है, 15 से 20 मिनट अगर यहाँ बिताता है, तो मैं फिर से यहाँ पर क्या करूंगा, एक बियरिश पोजीशन की शुरुआत करूंगा जो कि टारगेट के लिए रहेगा 45,200 के लिए और 45,000 के लिए। तो ये मेरा जो है कमिंग वीक का टारगेट है। कल का दिन मेरे लिए डिसाइडिंग रहेगा। 45,750 के ऊपर सब कुछ अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। 45,750 के ऊपर हरा हरा, 45,500 के नीचे लाल लाल लाल। ठीक है, होप करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार, नॉलेज से भरी हुई लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। कमेंट में आप मेरा इसी तरीके से साथ दीजिए, मैं आपके लिए और कंटेंट लाता हूं।